मैं शालिनी आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी को आज कराने वाली हूँ एक नया टॉपिक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। आप सभी को अगर पता होगा तो क्लास 12th में दूसरा चैप्टर है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्प पादपों में लैंगिक जनन को समझने से पहले आप सभी को पुष्प की संरचना पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि लैंगिक जनन की प्रोसेस में नर संरचना और मादा संरचना यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें युग्मकों का निर्माण होता है, परागण क्रिया, साथ ही साथ निषेचन की क्रिया और उसके पश्चात एक नई संतति का निर्माण होता है। तो इसलिए आपको पुष्प की संरचना पढ़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पुष्प की संरचना किस तरीके से होती है। तो आप सभी अपने दिमाग में पुष्प की संरचना यानी कि एक गुड़हल के पौधे को, पुष्प को सोच सकते हो कि किस तरीके की संरचना होती है। मैं आपको बताऊंगी जो पुष्प की संरचना होती है वो मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि हम यहां पर बात करते हैं। पहली संरचना होती है बाह्य दल। बाह्य दल पुंज हम इनको कहते हैं, यानी कि कैलिक्स हम इसको कहेंगे। दूसरा आता है दल पुंज, जिसे हम कहते हैं कोरोला। तीसरा आता है आपका पुमंग, जिसे हम कहेंगे एंड्रोसियम। और चौथा आती है जायांग, जिसे कहते हैं गाइनोसियम। तो आप देख सकते हो यहां पर जो पुष्प की संरचना है वो 4 भागों से मिलकर के बनी हुई है। अब ये जो 4 भाग होंगे आप सभी को पता होगा, अभी हम इसको डायग्राम से भी सीखेंगे कि कैसी कैसी संरचना होगी। इनमें से आपका जो बाह्य दल और दल होता है ये पुष्प के आवश्यक अंग होंगे। आवश्यक अंग हम इनको कहते हैं, यानी कि ये लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन ये यहां पर क्या करते हैं, उस लैंगिक जनन की प्रक्रिया में एक बाह्य रूप से कार्य करते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर पुमंग और जायांग की मैं बात करती हूं तो ये पुष्प के लैंगिक अंग के अंतर्गत आते हैं। लैंगिक अंग हम इन्हें कहते हैं, अर्थात ये दोनों भाग ही पुष्प के नर जननांग संरचना और मादा जननांग संरचना होती है। जो पुष्प होता है, पुमंग होगा वो पुष्प की नर जननांग संरचना और जायांग जो होती है वो पुष्प की मादा जननांग संरचना होती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक फूल की यानी कि पुष्प की संरचना में ये सभी अंगों को एक एक करके दिखाऊंगी। तो आप अपने दिमाग में अगर गुड़हल के पुष्प की संरचना देखते होंगे, आप सभी ने देखा होगा कि पुष्प में सबसे पहले तो ये वृंत वाली संरचना जो होती है, जो आप पकड़ते हो, इसे हम कहते हैं पुष्प वृंत। ठीक है। उसके पश्चात इसके ऊपर एक संरचना होती है, कुछ इस तरीके से संरचना, इसे हम कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि पुष्प के सभी भागों का एक आसन है ना, आसन हम कहते हैं ना, बैठने वाली जगह। तो यहीं पर ये वो भाग होता है जहां से पुष्प के सभी भाग जुड़े हुए होते हैं, पुष्पासन भाग कहलाते हैं। अब गुड़हल के पुष्प में आपने सबसे बाहर की साइड पत्ते नुमा है ना, ग्रीन ग्रीन कलर की संरचनाएं आपने देखी होगी। इस तरीके से आपने गुड़हल के पुष्पों में या किसी भी पुष्प में ग्रीन ग्रीन संरचनाएं देखी होगी। तो ये जो संरचना होती है इन्हें ही हम क्या कहेंगे, बाह्य दल कहते हैं। ठीक है। अगर पुष्प में हम अगर एक बाह्य दल की बात कर रहे हैं, एक की जब हम बात करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, बाह्य दल यानी कि सेपल कहते हैं। और जब हम 2 या 2 से अधिक एक पुंज की, एक समूह की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज यानी कि कैलिक्स हम इसको कहते हैं। क्लियर। उसके बाद आपने देखा होगा पुष्प में रंग बिरंगी संरचना है ना। दूसरा भाग कौन सा होता है, आप देखते हो गुड़हल के या किसी भी पुष्प में जो उसका सबसे आकर्षक भाग होता है, रंग बिरंगे अलग अलग कलरों का जो भाग होता है, जिसे आप पंखुड़ियों भी कहते हो, ये जो भाग होता है इसे हम कहते हैं दल। दल अगर एक की बात कर रहे हैं तो हम इसको दल कहते हैं, यानी कि पेटल हम इसको कहेंगे। लेकिन अगर हम समूह की बात करें, 2 या 2 से अधिक की बात करते हैं तो ये क्या बनाता है, पुंज बनाएगा, जिसे हम दल पुंज कहेंगे, यानी कि हम इसको क्या कहेंगे, कोरला कहेंगे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि हमने पुष्प के ये दोनों के दोनों ही पुष्प के आवश्यक अंगों को बता दिया है। अगर बात करते हैं बाह्य दल, पुष्प की कलिका व्यवस्था को बनाने का कार्य करता है, और दल क्या करेगा, ये जब हम परागण की क्रिया पढ़ते हैं तो ये कीटों को आकर्षित करने का कार्य करेगा।
क्लियर हो गया? उसके पश्चात हम देखते हैं पुष्प में आप सभी ने देखा होगा एक तंतुनुमा संरचना निकलती है। इस तरीके से आपने देखे होंगे ये तंतुनुमा जो संरचना होती है, ये जो संरचना होगी इस संरचना को हम क्या कहते हैं? पुंकेश्वर। जब हम एक की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? पुंकेश्वर, यानी कि स्टमन हम इसको कहते हैं। और जब हम दो या दो से अधिक एक समूह की बात करते हैं तो हम इसको क्या कहेंगे? पुमंग कहते हैं। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम हम इसको कहते हैं। अर्थात पुंकेश्वरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। और ये पुष्प की नर जननांग संरचना होती है। हमेशा याद रखोगे, ये पुष्प की नर जननांग संरचना होगी। नर जननांग यानी कि पुष्प का नर भाग जो होता है वो पुंकेश्वर यानी कि पुमंग होता है। क्लियर? उसके बाद पुष्प में आपने मध्य भाग में एक संरचना देखी होगी, जो मध्य भाग में स्थित कुछ इस तरीके से संरचना होती है। इस तरीके की संरचना, ये पुष्प की कौन सी संरचना कहलाएगी? ये कहलाती है आपकी स्त्री केसर संरचना। स्त्री केसर यानी कि यहां पर हम इसे कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल। और अगर ये पुष्प में दो या दो से अधिक होती है तो हम इसको क्या कहेंगे? जायांग कहते हैं। जायांग यानी कि गाइनोसियम, गाइनोसियम। ठीक है, और यही क्या है? पुष्प की मादा जननांग संरचना होती है। ये पुष्प की क्या है? मादा जननांग संरचना है, जो अलग अलग भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इस तरीके से आपने देखा ये दोनों के दोनों पुंकेश्वर और स्त्री केसर पुष्प के लैंगिक अंग होते हैं। अर्थात इनमें क्या होगा? जो पुष्प का नर भाग यानी कि पुंकेश्वर भाग होगा, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है और स्त्री केसर भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो जिनमें युग्मकों का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब यही क्या करेंगे? लैंगिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपने जाना यहां पर पुष्प की संरचना इस तरीके से होती है। अगर मैं बात करूंगी यहां पर किसकी, अगर हम क्या देख रहे हैं? पुष्प की नर जननांग संरचना को अलग से देखते हैं तो ये जो नर जननांग संरचना होती है ये बनती है दो भागों से। ठीक है, पुष्प की नर जननांग संरचना दो भागों से मिली होती है। तो कुछ इस तरीके से ये संरचना होती है। ये जो आपको तंतुनुमा संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं तंतु, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो संरचना दिखती है इस भाग को हम क्या कहेंगे? पराग कोश कहते हैं। पराग कोश यानी कि एंथर हम इस भाग को कहते हैं। ठीक है, और यही वो भाग होता है जिसके अंदर यहाँ पर पराग कणों का निर्माण होता है। यानी कि यहाँ पर क्या बनेंगे? पराग कण बनते हैं। पराग कण यानी कि पोलन ग्रेन बनेंगे, है ना। और पोलन ग्रेन क्या होते हैं? ये जब मादा बॉडी के शरीर पर जाएंगे तो ये आगे चल करके दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। दो नर युग्मक का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने देखिए पुष्प की नर जननांग संरचना दो भागों से मिलकर बनी होती है, तंतु और परागकोश। परागकोश का आपका क्लास 12th में डायग्राम बनाने के लिए आता है कि आपको परागकोश के अनुप्रस्थ काट को बताना है। तो क्लास यहाँ पर हम जब क्लास पढ़ेंगे तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करेंगे, किस तरीके से इसमें लघु बीजाणु का निर्माण होता है, लघु बीजाणु कैसे पराग कण में परिवर्तित होता है और उसके पश्चात परागकण से कैसे दो नर युग्मक का निर्माण होगा। ये पूरी प्रोसेस आपको पढ़नी होती है। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखते हैं पुष्प की मादा जननांग संरचना के बारे में। तो पुष्प की जो मादा जननांग संरचना होती है वो क्या होंगी? तीन भागों से मिलकर बनी होती है। तीन भागों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, कौन कौन से भाग होंगे? तीन भाग। सबसे ऊपर कुछ इस तरीके से हमने संरचना बनाई। ठीक है, ये तीन भागों से मिलकर बनी है। सबसे ऊपर का भाग जो होता है इसे हम कहते हैं वर्तिकाग्र, यानी कि स्टिग्मा भाग कहते हैं। ये देखोगे आप अगर किसी पुष्प में तो चिपचिपा सा भाग जो होता है। उसके बाद जो आपको पतली सी संरचना दिख रही है इसे हम कहते हैं वर्तिका, यानी कि स्टाइल हम इसको कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे का भाग जो होता है गोल आकार का, इस भाग को हम कहते हैं अंडाशय, यानी कि ओवरी हम इस भाग को कहते हैं। और अंडाशय के अंदर ही यहाँ पर एक और संरचना होती है जिस संरचना को हम क्या कहेंगे? बीजांड कहते हैं। बीजांड यानी कि ओव्यूल हम कहते हैं। ओव्यूल। अब आप जब
पुष्प के अंदर हम लैंगिक जनन की प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखते हैं जो अंडाशय होता है निषेचन के पश्चात ये वाली संरचना फल में परिवर्तित होती है, और जो इसके अंदर बीजांड वाली संरचना है यानी कि ये बीजांड निषेचन के पश्चात किस में परिवर्तित होगा, बीज में परिवर्तित होता है, और इस तरीके से एक फल के अंदर बीज का निर्माण होता है। तो ये हम चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ये बेस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मादा जननांग संरचना 3 भागों से मिलकर बनी है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के अंदर बीजांड, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है और बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। तो ये आपका बेसिक था कि आपको पुष्प की संरचना पता होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जब आप पुष्प में लैंगिक जनन की प्रोसेस को पढ़ते हैं। धन्यवाद।